अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला होगा और इसकी पोलिंग होगी और दो पहले मरहले जो मुकम्मल हुए उसमें नून लीग ने बरतरी हासिल की और ये भी कहा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम इसका बायकॉट भी कर सकते थे, लेकिन हम इस पर यकीन नहीं रखते, इसलिए हम इसमें हिस्सा ज़रूर लेंगे। लेकिन अब तक के जो नताइज हैं उसके बाद ये तो तय हो गया है कि 2/3 मेजॉरिटी नून लीग के पास ही जाएगी। ये जो कल होने वाला मरहला है ये अलामती होगा, लेकिन क्या इसका असर सेंटर के इत्तेहाद पे होगा, इस पे हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बाबर नवाज साहब, नुमाइंदगी कर रहे हैं नून लीग की, मेंबर कौमी असम्बली हैं। सलाउद्दीन जुनेजो साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। और सलाउद्दीन साहब को इससे पहले मरहले में उनके हाथ पे गोली भी लगी थी जब वो अपने एक कॉलीग को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे और वहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पे अटैक किया गया था। और ये सारी शिकायत पीपल्स पार्टी वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर के पास जब लेके गई तो अकॉर्डिंग टू पीपल्स पार्टी उनको किसी ने नहीं सुना। अब सलाउद्दीन साहब आप मुझे बताइएगा कि ये जो कल वाला मरहला है इसमें आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? अगर आप सीट्स ले भी गए या वोट्स आपको मिल भी जाते हैं तो क्या आपका मोराल हाई होगा या आप इसको कैजुअली ले रहे हैं क्योंकि पहले दो मराहल तो आप लूज कर चुके हैं? नहीं जी, मोराल तो लूज नहीं कर चुके। हमें पीपल्स पार्टी को हरवाया गया है कैंडिडेट्स को। अगर हमारा मोराल इतना लो होता तो पहले मरहले में हमारे एक वर्कर हैं वो वहाँ पे उनकी डेथ हुई है और फिर दूसरे मरहले में हमारे चेयरमैन साहब ने वो जो कैंपेन चलाई वो भी मीडिया से छुपी हुई नहीं है, सारे कैंडिडेट्स के पीपल्स पार्टी के फेवर्स में, और बढ़ चढ़ के जलसों में जुलूसों में हालात आपको पता है कितने ख़राब हैं कश्मीर के। उसके बावजूद भी हमारी क़यादत, हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के आपको कश्मीर के हर हिस्से में मौजूद मिले और उनने अपने वर्कर्स का मोरल हाई किया। चाहे हमसे ज़बरदस्ती मैंडेट लिया जाए वो अलग बात है, पर वर्करों का, पीपल्स पार्टी का, वोटर्स का अभी भी इस तीसरे मरहले के लिए भी मोरल हाई है। लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? आपने पहले भी शिकायत की कि इलेक्शन कमिश्नर ने आपकी बात नहीं सुनी, वो खुद भी अब मीडिया हाउसेस के साथ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखें जी, तीसरा मरहला है जी। मुझे मेरे ऊपर अटैक किया गया वो दूसरे मरहले में हुआ था, तो हमें जो है हमारे वर्कर्स का सबका जो है मोरल हाई है, पर हमें जो है खदशा है कि जैसे पहले दोनों ही ठीक है। सलाउद्दीन साहब आप मेरे साथ रुकिएगा प्रोग्राम में। मुझे बाबर नवाज भी ज्वाइन करें, आपके मुखालिफ हैं। बाबर साहब, राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम उल्टी गिनती वालों को सीधा कर देंगे और फिर कल स्पीकर सादिक ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी से मुलाकात भी की, उनकी आपस में मुलाकात भी हुई। आप तो वाकई बैकफुट पे चले गए हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब तो बाकायदा मुलाकातें हो रही हैं। तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि पीपल्स पार्टी के साथ कैसे डील करना? देखें, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो आप एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, अच्छे काम भी गिनते हैं, बुरे काम भी गिनते हैं। तो ये इलेक्शन था, उसका कल इंशाल्लाह तीसरे मरहले में हम जाने लगे हैं। तो अब जब आप देखेंगे जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो इलेक्शंस होने के बाद मजीद बर्फ जो है वो पिघलेगी और दोनों साइडें बैठेंगी। जब मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब बैठेंगे तो बहुत से फैसले इंशाल्लाह अच्छे होंगे जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे, इस कौम की बेहतरी के लिए होंगे। बाबर साहब, आपके कहने का मतलब ये कि अभी तक जो हुआ है वो सिर्फ बयानबाजी थी, उसमें कोई वजन नहीं था और इसके बाद दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? मतलब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे और बाद में उससे पलट जाएंगे, ये है आपके कहने का मतलब? मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दौरान इलेक्शन जब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी तकरीर की तो उनकी तकरीर में उन्होंने ये बात कही बिलावल साहब से कि बिलावल, ये जो हम बात कर रहे हैं ये इस इलेक्शन तक महदूद रहनी चाहिए, ये तलखियां नफरतों में नहीं बढ़नी चाहिए। हम इस मुल्क में नफरत फैलाने के लिए नहीं, हमने प्यार और मोहब्बत से ये कब बाबर साहब, ये आपको रियलाइज कब हुआ कि अब प्यार और मोहब्बत फैलाने की जरूरत है? शहबाज शरीफ का ये रियलाइज कब हुआ? शहबाज शरीफ साहब का जिस वक्त गिलगित में उनकी लीड देखी कि वो इतने इस काबिल हो गए हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके, तो उनको ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि गवर्नमेंट बनाने की दावत भी दी। इसी तरीके से मुझे यकीन है कि जिस वक्त अभी ये मराहल पूरे होंगे
तो जरदारी साहब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी। तो बाबर साहब मुझे देंगे प्लीज अब गवर्नमेंट एक नुक्ता रखने का मौका दीजिएगा। मुझे तो आपकी बात से ये लग रहा है कि आइंदा मीडिया नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात को सीरियसली मत ले और उस पर बहस ना करे, क्योंकि आप खुद सीरियसली नहीं ले रहे। नहीं, सीरियस तो जाहिर बात है, अगर वो कोई हम पे एलिगेशन अगर ऐसा कोई लगता है, जैसे कि अगर हमारी कारकर्दगी के बाबर हवाले साहब, से बात सलाउद्दीन होती है, साहब ने जैसे पिछले उन्होंने फार्म हफ्ते 47 की बात की, मेरे तो प्रोग्राम हमने में ये कहा था कि कि नून लीग ने उन पे गोली चलवाई है। इससे ज्यादा आपको क्या शिकायत चाहिए? आपकी आवाज कट गई थी, क्या कहा? जी बाबर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ कि सलाउद्दीन साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये कहा, जिस दिन इलेक्शन था पिछला मरहला, उस दिन जब उनके ऊपर गोली चली, उन्होंने कहा नून लीग ने चलवाई है। इससे ज्यादा क्या शिकायत चाहिए आपको? देखिए, गोली चलने की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब से जब मेरी बात हुई तो मैं उनकी बात वो सुन रहा था। उन्होंने बताया कि हमने कहा कि अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है तो बताएं क्या हुआ। उन्होंने कहा जी उसका बाजू उड़ गया। उन्होंने कहा ठीक है, उसको ले आओ ताकि उसके ऊपर FIR हो जाए जिसने ये किया। और जब FIR की बात हुई, उन्होंने कहा नहीं जी बाजू नहीं है, हाथ उड़ गया। जब हाथ के लिए बुलाया, कहा नहीं जी वो अंगूठे पे बात आ गई। जब कहा यार अंगूठे के लिए ले आओ, तो आगे से कहा नहीं जी वो गोली छू के गुजर गई। तो जब गोली छू के गुजर गई, फिर वो हवा में चली गई। तो ये उनके सियासी बयानात हैं। कभी कह रहे हैं कि हमारे, ठीक है बाबर साहब, मुझे सलाउद्दीन साहब का जवाब लेने दे। मेरे लिए तो यही खबर है कि गोली चली क्यों, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कि गोली लगी कहाँ, अंगूठे पे लगी, हाथ पे लगी, बाजू पे लगी। आपके लिए ये हाँ है। सलाउद्दीन साहब को शामिल। जी 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 सलाउद्दीन साहब। बाबा साहब, आप चाहते हैं कि पहले माशाल्लाह 2 मर्डर्स हो चुके हैं, तो आप चाह रहे थे कि मैं मर जाता फिर आपको गोली का सबूत मिलता। अगर मुझे मेरा इनिशियल सर्टिफिकेट आया हुआ है, मेरे हाथ में अभी भी रॉड लगी हुई है, और मेरी पार्टी ने कभी नहीं बोला कि बाजू में जो है गोली लगी है, हाथ पे गोली लगी है। मैं अभी उस बयान पे अभी भी अपना खड़ा हुआ हूँ कि मेरे हाथ वो में मैंने गोली लगी देखा है, वो मैंने FIR देखा दर्ज है। करने का नहीं आप मेरे भाई हैं, आपसे आप मेरे आपसे भाई हैं, आपसे मैंने वो देखिए देखा है। लेकिन अब मैं नहीं कहूँगा लेकिन कि जो आपके चेयरमैन साहब जिस नहीं, मैं अर्ज कर लूँ, देखिए मुझे जिस तरीके से मेरे चेयरमैन साहब ने ये बाबर साहब उनको बात हाथ में गोली लगी, सर उसके खिलाफ हाथ में गोली लगी। बाबर साहब देखें, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। अब मेरे भाई हैं, आपके फैमिली के साथ मेरा पार्टी से हटके भी ताल्लुक है, अब मेरे भाई हैं। तो जब अब आप कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर अटैक हुआ, अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ, मेरे हाथ में गोली भी नहीं लगती, अगर चलें हवाई फायर एरियल फायरिंग भी होती तो इट वाज, वो भी, उसको भी आप अटैक कंसीडर समझे ना। एक सिटिंग MNA हैं और उसके ऊपर आपके वर्कर्स गोली चलाते हैं, और उसको अल्लाह ने बचाया, गोली नहीं लगी, बाजू में लगी, हाथ में लगी, या गोली ना लगी, हम बहाने कर रहे हैं, एक्टिंगें कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट बताएगा पार्ट। तो ये अच्छी साइन नहीं रही। जैसे हम लोग इत्तेहादी हैं, हम लोगों ने मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान अदम बर्दाश्त मुश्किल हालात थे, तो हम लेकिन सलाउद्दीन साहब आपने भी तो ये कहा था जी, सलाउद्दीन साहब मैं ये कह रहा हूँ बाबर साहब, प्लीज आई होल्ड यू हियर, प्लीज बाबर साहब। सियासत में जो जी, अदम बर्दाश्त, जो सर ये अदम बर्दाश्त नहीं है, ये तो आप लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। ये अदम बर्दाश्त से तो बहुत मामला आगे बढ़ गया है। मुझे यही तो हैरानी हो रही है कि आप देखिए, अगर आप एक एलिगेशन लगा रही हैं, आप एक एलिगेशन, मैं तो नहीं एलिगेशन लगा रही, जिसको गोली लगी वो आपके साथ बैठा हुआ है। मैं लगा रहा हूँ जी, मैं लगा रहा हूँ। आपके पास क्या सबूत है? नहीं लगा रही, उनका हाथ सबूत है बाबर साहब, उनका हाथ सबूत है। सलाउद्दीन साहब, मैं हरगिज आपकी साइड नहीं ले रही, लेकिन प्लीज अगली दफा अपना रिपोर्ट्स लाइएगा जिसमें कोई स्कैन होगा। अगर छू के भी गुजरी है तो उसका भी कोई स्कैन तो होता होगा। नहीं, मेरे पास इनिशियल जो है, जो मेरे पास इनिशियल सर्टिफिकेट आया हुआ है, वो मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ, आपके बंदे बैठे हैं उनसे भी शेयर कर देता हूँ। फाइनल सर्टिफिकेट होपफुली हमें कल मिल जाएगा। उसके बाद भी मैं देखिए, मैं उसके बाद भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं ज़ाती तौर में किसी के ऊपर जाके FIR करता हूँ। मेरी ये अपनी ज़ाती राय है। मेरी पार्टी है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी मैं समझता हूँ कि जो हमें जो लगता है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, उसके हम लोगों ने रिगिंग के, देखें हम लोग अगर हर जगह ज़बरदस्ती करते तो इनका एक बंदे कोई पत्थर से जख्मी हुआ है, हमारे
आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक होता है, मैं सिटिंग एमएनए बैठा हूँ, मेरे ऊपर अटैक हुआ है, 2 वर्कर्स हमारे वो शहीद हुए हैं। उसके बाद जितनी कंप्लेंट्स पीपल्स पार्टी ने की है, किसी पार्टी ने नहीं की। इनने कोई कहाँ इनने रिगिंग की कंप्लेंट की है, कहाँ इनके बंदों के ऊपर अटैक हुआ है? तो हमारी जो शिकायत हैं वो जायज़ हैं। हम हर रोज़ की बुनियाद पे जो भी हमारे वर्कर्स के साथ नाजायजियाँ होती हैं या 2 मैंडेट जो है हमारे मराइल में जो इलेक्शन में हमारे साथ हमारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ, वो हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं। बाकी रही बात, मुझे ये नहीं है कि जी मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ कि मेरा बाजू टूटा हुआ है, मुझे गोली लगी है, हमें सिर्फ ये है कि जी अल्लाह ने मुझे बचाया, अल्लाह ने अगलों का भी खैर किया। पर ये जो ट्रेंड जो शुरू किया गया, जीबी में इलेक्शन हुआ, आप बताएं किसी नून वाले ने बोला, किसी पीपल्स पार्टी वाले ने बोला कि नून ने हमारे ऊपर उधर अटैक किया है? कोई अटैक का जिक्र नहीं हुआ था। मैंडेट चोरी करने का जिक्र हुआ, एक आधा वाकया रिपोर्टिंग जो चेयरमैन साहब ने की या हमारे पार्टी ने की, वो ऑन द रिकॉर्ड है। इस दफ़ा अब पहले मरहले में भी हम रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, दूसरे मरहले में हमने रिपोर्ट की है, तीसरे मरहले के भी हमने खदशात तफज़ात अपने जाहिर किए हैं। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है। लेकिन सलाउद्दीन साहब, आपकी बात से भी मुझे अब ये लग रहा है कि आप भी यही बर्दाश्त कर रहे हैं कि ठीक है, जो होना था इलेक्शन की हद तक हो गया, अब वो अपना रोल संभालें, आप अपना रोल संभालें। तो जो आपने बयानबाजी शुरू की थी उसका मतलब लड़ाई नहीं था। आप भी लग रहा है नून लीग की तरफ बैकफुट पे चले गए, आप कंफर्टेबल हो गए। बतूल साहबा, मैं उस दिन भी आपसे मैंने रास्ते में आते हुए मैं कोहाला क्रॉस किया, आपकी कोहाला ही नवाजिश आपने मुझे ऑनलाइन उस टाइम लिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा ज़ाती फैसला होगा, अगर ज़ाती मेरा फैसला कहेंगी तो मैं ज़ाती फैसला, मेरे पार्टी का मफाद, मेरे एक मुल्क का मफाद मेरी ज़ाती हैसियत से ऊपर है। जो मेरी पार्टी फैसला करेगी, सुबह कहेंगे मेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा, राना सनाउल्लाह के खिलाफ एफआईआर करवानी है, वहाँ के लीडरान के खिलाफ एफआईआर कटवानी है, मैं कटवाऊंगा यकीनन। ठीक है बाबर साहब, आप ये बताइएगा, अगर पीपल्स पार्टी इस तरह का कोई ऑप्शन लेती है कि वो सिस्टम से बाहर निकलें, क्योंकि उनके अंदर ये ओपिनियन तो पाई जाती है और वो ऐसा कर भी सकते हैं, और आप ये जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन लिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये तो इनका कानूनी हक है सलाउद्दीन भाई का कि वो जिसके ऊपर भी एफआईआर कराएं। इवन मैं उस दिन हरीपुर में था, ये कह दें कि हरीपुर से आके बाबर नवाज ने गोली चलाई, तो ये भी एफआईआर करा दें, तो वो कराना इनका कानूनी हक है। फिर आगे उस पे जाके जो भी होगी तफ्तीश होगी, चीजें निकलेंगी, पता चलेगा क्या है क्या नहीं। अलबत्ता ये मेरे भाई का कानूनी हक है कि ऐसी एफआईआर होनी चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी सेम बात की है कि हम तो बुला रहे थे कि आ जाए, अगर ऐसा कुछ है तो हम इसकी एफआईआर करें, क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है कश्मीर में। अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट है वो टेक ओवर नहीं की नून लीग ने, तो वो तो आज भी इख्तियार है। आज आप देख, लेकिन बाबर साहब वो आपके फेडरल में तो इत्तेहादी है, अगर यहाँ पे अभी तक उनकी गवर्नमेंट है, आप खुद भी जा सकते थे, आप खुद इस इशू को टेकअप कर सकते थे, आप खुद कहते दिखाएं कहाँ पे गोली लगी है, कहाँ पे लगी है, किसने मारी है, मिलके एफआईआर करवाते हैं। हमारे साथ बतुल साहबा में मादरस से बाकी सलाउद्दीन भाई ने जो बात की जहाँ पे लिए, तो वो मैंने भी यही बात की है जो सलाउद्दीन भाई ने बात की। मैंने कहा ये जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, जब हमारे बड़े हमारे कायदीन बैठेंगे, वो जो फैसले करेंगे, हम तो पार्टी वर्कर हैं, हमने तो उनकी बात पे लबैक करनी है। और मुझे यकीन है कि हमारी क़यादत इस पाकिस्तान के लिए, इसकी आवाम के फलाह बहबूद के लिए जो भी फैसला करेगी, इस कौम को सामने रख के इस कौम के लिए फैसला करेगी। और वो जो बंदे इस दुनिया से गए वो भी वापस आ जाएंगे। देखिए मैं उस पे अगर आपको बताता चलूं, अदम बर्दाश्त की जहां तक बात है, 2024 के इलेक्शन में जिला हरीपुर के अपर खानपुर के इलाके में यूनियन काउंसिल जबरी बरकोट की रेंज में 2 बंदे जो हैं वो मर्डर हुए इलेक्शन डे वाले दिन। उसका मैं क्या कह दूं कि भाई उनकी जो शहादत हुई है वो मेरे इलेक्शन की वजह से हुई है, या वो इलेक्शन उस दिन ना होता तो वो ना होती, या उसकी वजह से उन्होंने रैगिंग की है। मैं कोई भी जान गई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन की गई है, चाहे वो नून लीग का कोई है, या कोई भी है, जो भी पाकिस्तानी है, जो भी इंसान है, उसका मरना एक बहुत बड़ा सानिया है, उसकी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन बाबर साहब, जब आप पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहेंगे कि वो मुल्क तोड़ के इक़्तिदार में आते रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आप पे ही आएगी ना बात। समझ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जब आपकी जमात पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाएगी या वो उसकी तशरीह ऐसे करेगी कि माजी में
मुल्क तोड़ के भुट्टो आए थे इक़्तिदार में, पीपल्स पार्टी मुल्क तोड़ के इक़्तिदार में आई थी, तो फिर इस इलेक्शन में ऐसी बातचीत होगी तो आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगेगा ना? देखिए जिस वक्त मैं आपसे ये बताता चलूं, जिस वक्त रेड लाइन को क्रॉस करेंगे, चाहे वो बिलावल भुट्टो ही क्यों ना हो, जो रेड लाइन को क्रॉस करेगा, जो गाली देगा उसको जवाब तो मिलेगा। अब आप ये कहें कि वो बोलते रहें और हम चुप करके सुनते रहें, वो मुल्क के खिलाफ, ठीक है बाबर साहब, प्लीज आई होल्ड यू हियर। सलाउद्दीन साहब, नून लीग कह रही है कि आपके पास सबूत ही नहीं है और आप सिर्फ इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये खानदान। जी बाबर साहब प्लीज आप रुकिएगा जरा। चले बतुल साहबा, देखें पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारे लीडरान ने इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए जाने दिए हैं। हमारे लीडरान ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी रिकन्सिलेशन करके यहाँ से बाहर नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानियाँ हमारे लीडरान ने दी हैं, हमारे वर्करों ने दी हैं कुर्बानियाँ। तो हम तो आपको पता है हमेशा मुल्क के मफाद में रहे, कभी मुल्क तोड़ के कभी इसके प्राइम मिनिस्टर या हेड नहीं बने, और हमेशा मुल्क की अच्छाई के लिए किए। कितने लीडरान शहीद हुए, किसी घर में कोई एक। तो ये जो जजेस की समरी शहबाज शरीफ जरदारी साहब से कंसल्ट किए बगैर ही पास करवा रहे हैं, ये भी जरदारी साहब मुल्क के मफाद में बर्दाश्त कर जाएंगे? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि सदर से रब्ता न किया जाए, इसमें भी आपको कोई मसला नहीं होगा? अगर हम आपस में नहीं, मसला तो होना चाहिए। अगर हम जितने भी मुल्की मफाद में फैसले हैं एक दूसरे को एतमाद में लिए बगैर हम अपने आप को आगे समझ की लीडिंग समझ के आगे जाएंगे, तो मैं समझता हूँ मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 29 जुलाई को इनकी लाश गुलिस्तानी जौहर थाने के हदूद से मिली। इनकी तदफीन भी हो गई। मौत के हालात और की वजह से जो मशकूक हालात पैदा हुए, इनके 12 दिन के बाद कब्र कुशाई की गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्रिस्तान में किए गए मुआयने के दौरान लाश के शदीद गलने के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट ने मुतादिद अहम ज़ख्मों की निशानदेही की। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा की कमर के बालाई हिस्से में गोली लगने का निशान मौजूद था, जबकि गोली छाती के अगले हिस्से से बाहर निकली। रिपोर्ट के मुताबिक इसके नतीजे में पसलियाँ टूटने के साथ मीर रज़ा के दिल को भी शदीद नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट में बताया गया कि मीर रज़ा के सर के पिछले हिस्से में भी फ्रैक्चर हुआ और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक ये तमाम चोटें मौत से कबल लगने वाली थी। और इस सारे प्रोसेस के दौरान मीर रज़ा के वालिदैन को शदीद मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ा। पहले इनके वालिदैन को बुला के कहा गया कि मान लें कि आपके बेटे ने खुदकुशी की है, इनकी मर्ज़ी का मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया। वालिदैन की पर्सनल लाइफ को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई, उन्हें हिरासा किया गया। इस पर मज़ीद बात करते हैं मीर रज़ा के वकील जबरान नासिर मेरे साथ मौजूद हैं। जबरान एक क्रेडिबल लॉयर हैं, जो केस कोई टेकअप नहीं करता वो जबरान नासिर करते हैं। जितनी बहादुरी से जबरान बात करते हैं शायद ही कोई और करता है, और इतनी लॉजिक से करते हैं कि आप रह नहीं सकते उनका साथ दिए बगैर और उनको सुने बगैर। बहुत शुक्रिया जबरान, आप ज्वाइन कर रहे हैं। जबरान, अब तक केस में जो भी कुछ हुआ है, वालिदैन को जिस कर्ब से गुजरना पड़ा, उन्हें जिस तरह से हिरासा किया गया, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जिसकी सरबराही DIG आमिर फारूकी करेंगे। आपका भी यही मुतालबा था कि इससे एक पुलिस की टीम बनाई जाए, लेकिन ऐसे अफसरान शामिल हो जिनकी रेपुटेशन क्वेश्चनेबल ना हो। आपने लिस्ट देखी और आप क्या इस कमेटी से मुतमईन है? देखिए, मुझसे ज़्यादा वालिदैन का मुतमईन होना ज़रूरी है, और हमने पहले ही कहा था कि अच्छी शोहरत के अफसर और पुलिस के ही अफसर, हम किसी और एजेंसी की मुदाखलत की बात नहीं कर रहे। पुलिस के पास तमाम पावर्स हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की। इस वक्त जिस नौयत का ये केस एक मर्डर केस है, हमसे जो है फैमिली से, बिकॉज ये बात ऑफिशियली है तो कोई ढकी छुपी नहीं है, इस बात पे इनपुट मांगा है कि इफ़ वी आर सेटिस्फाइड विद द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, और हमने कम्युनिकेट किया अथॉरिटीज़ को कि जी टुमारो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हम आपको फाइनलाइज कर देंगे कि इफ़ दिस कमेटी इज़ फाइन एज इट इज़, या इसमें मज़ीद किसी इजाफी ऑफिसर की ज़रूरत है या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है कि नहीं। बाकी पुलिस मजाज है, ये आखिर वक्त तक जिम्मेदारी वालिदैन की नहीं पुलिस की ही रहेगी कि इस केस की हकीकत मालूम की जाए और कातिलों का ताक़ुब किया जाए। और जिस तरीके से मैं बात कहूँगा, पहले भी हो चुका कि जिस किस्म का इन्फ्लुएंस इस केस में इन्वॉल्व हो रहा था और मेडलिंग इन्वॉल्व हो रही थी, मुझे नहीं लगता किसी भी ऑर्डिनरी केस के लिए रात 12 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशंस निकलते हों।
مجھے نہیں پتا کسی نارمل کیس کے اندر ہائے حکام جو ہے بغیر ایویڈنس کے اتنا شور ہو کے فرنٹ پہ آ کے جو ہے کسی کے مرڈر کو سوسائڈ ڈکلیئر کرتے ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کسی کیس کے اندر پولیس سرجن کو آ کے خود اپنے ہی محکمے کو جائزہ لے کے حقائق سامنے رکھنے ہوں کہ جی غلطی ہوئی ہے, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو جب ایک پازیٹیو بات ہو رہی ہے تو پوری حکومت انہی کے پیچھے پڑ جائے اور ان کو کرٹیک کرے. تو یہ کوئی ایسا بندہ پکڑ کے سامنے لے آئیں جو آرڈنری کرمنل ہو یا کوئی گینگ ہو, تو ہو سکتا ہے وہ اعلی کار ہو, مگر جنہوں نے کروایا, جن کی ایما پہ ہوا, وہ ابھی تک یہ جو ہمارے سامنے حالات ہیں مجبور ہیں ہم یہ کنکلوڈ کرنے پہ کہ وہ بااثر شخصیات ہیں. جبران, یہ تو طے ہے کہ جس طرح میر رضا کو ٹارچر کیا گیا, پھر گولی بھی کمر میں لگی ہے, یہ پورے منصوبے سے کیا گیا اور یہ قتل ہے. ایف آئی آر بھی نئی دفعات میں اس میں شامل کی گئی ہیں اور دوبارہ کچھ سیمپلز بھی معائنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ کے مطابق ان کی رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ دیکھیے, کیمیکل ایگزامینیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے ڈفرنٹ اسکن کا سیمپل ہے یا ٹیشو سیمپل ہے اسکن کا, باڈی کا, یا کوئی اعضا کا کیمیکل فلوئڈ ہے, پھر اس کے کپڑے ہیں جو جب باڈی سے لیے گئے تھے جو کہ بہت پہلے کے گئے ہوئے ہیں, تو ان کی رپورٹ زیادہ پہلے متوقع ہے. جو سیمپلز کل لیے گئے ہیں اس میں ڈی این اے بھی ایک ٹیسٹ ہے, اس کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے. کچھ ٹیسٹ 48 گھنٹے میں آتے ہیں, کچھ 36 گھنٹے میں, کچھ 72 گھنٹے میں. تو ہوپ فلی دس ویک اور نیکسٹ ویک تک تمام رپورٹیں سامنے آ جانی چاہیے. ابھی سب سے پہلے رپورٹ جو ایکسپیکٹڈ ہے, متوقع ہے, جس کو آنا ہے, جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں, وہ اس کے کپڑوں کے اوپر سے اگر کچھ شواہد ملے کہ نہیں ملے, جو باڈی سے اتار کے پہلے دن سیل کر کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بھیج دیے گئے تھے ایگزامینیشن کے لیے. اور اس رپورٹ کا بھی جائزہ جو ہے جی بہت غور سے لیا جائے گا کہ کون سا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا, کنہوں نے کنڈکٹ کیا, اور پراپر انٹرنیشنل پروٹوکالز کے مطابق کیا کہ نہیں کیا. اور جبران, جس طرح سے سندھ گورنمنٹ اس پہ کوآپریٹ کر رہی ہے, آپ اس سے بھی مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں جی ان سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کے جو روز سڑک پہ نکل کے آج بھی دھرنا دے رہے ہیں, مظاہرہ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں انصاف کا. میں مطمئن ہوں آپ جیسے میڈیا کے اینکرز اور صحافی سے جنہوں نے اس مرڈر کی انویسٹیگیشن کو پرائیورٹی بنایا اور حقائق جو ہے بر وقت لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. میں مطمئن ہوں ابھی تک جو عدالتی انٹرونشن اس کے اندر ہوئی ہے, جو جوڈیشل احکامات پاس کیے گئے ہیں, باقی جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایز پر پبلک اوپینین اینڈ پبلک پریشر انہوں نے اپنا سٹانس چینج کیا ہے نا. تو میں اس میں کوئی چینج آف ہارٹ یا گڈ ول یا گڈ فیتھ تو نہیں ازیوم کر سکتا. جبران, ہمارے نظام کی بدقسمتی ہے کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں, سیاسی بڑے نوٹسز لیتے ہیں, پھر اس معاملے کو طول دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاؤ وڈ یو میک شور کہ اس معاملے کو طول نہ دیا جائے, تحقیقات جلد اور شفاف کی جائیں؟ کیونکہ اس سے پہلے اسپیسیفکلی سندھ میں جس طرح کی فار ایگزامپل کوئی ڈرگ کیسز ہیں, مرڈر کیسز ہیں, یا تو وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتے ہیں, they are brushed aside under the carpet, یا ویسے میڈیا کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ یہ کنکلوڈ کروا لیں گے؟ میں جی ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ مدعی وکیل بدل سکتا ہے, وکیل مدعی نہیں بدل سکتا. اور میرے تجربے میں اور بڑا صبر آزما ہے, یہ نہیں کہ کوئی ریس ہے جو ان کو جتنا ضروری ہے, بڑا مشکل کر دیتے ہیں یہ معاشرہ اور ہماری سوسائٹی کے جو لوگ انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے عزیز کی لخت جگر کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. مگر جب تک مدعی کھڑے ہیں اور مدعی کو انصاف چاہیے, اس کیس کو کوئی دبا نہیں سکتا. میرا تجربہ یہ کہتا ہے. تو والدین کو میں یہ تو نہیں جملہ بولوں گا نا کہ جی ان کو کریڈٹ جاتا ہے, یار ان کی پوری زندگی کی محنت جو ہے کسی نے چھین لی ہے ان سے, وہ اور کریں بھی کیا, ان کو چین اور کیسے آئے. یہ انہی کا حوصلہ ہے, یہ انہی کی ہمت ہے. نہیں مان کے بیٹھ گئے, نہیں تھک کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کیسے کوئی داغ لگا دے میرے بیٹے پہ, وہ زندگی سے ہارا ہوا تھا, وہ ڈپریس تھا, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا, وہ نئے اسٹرگلنگ لوگوں کو اتنا کانفیڈنس دیتا تھا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا تھا کہ وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کریں. وہ روزگار پیدا کرنے والا انٹرپرینور تھا, فل آف لائف انسان تھا. آپ نے اس کو بہتان لگا کہ جی اس کا مقروض تھا, وہاں سے مجبور تھا, یہ سوچ رہا تھا, اس کشمکش کا شکار تھا, اس لیے اس نے اپنی خودکشی کر لی. تو کل تو صرف وہ الزام اس کے کیریکٹر اور کردار کے اوپر سے دھلا ہے کہ نہیں جی ایسا ہارا ہوا انسان نہیں تھا, وہ زندگی سے بھرپور زندگی جینے والا انسان تھا. بہت شکریہ جی, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور میری دل سے دعا ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسا سوشل ایشو ٹیک اپ کریں, اس میں جو انصاف کی شکل دنیا میں موجود ہے وہ آپ اس میں کامیاب ہوں. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہیں, لیکن میڈیا ایٹ لیسٹ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ آپ اس پہ اتنی بات کریں کہ پریشر گروپس
پریشر میں آ جائیں. ویسے ایسے گروپس ہسٹوریکلی نکل بھی آتے ہیں اس پریشر سے, اور بڑے بڑے لوگ رہا اور ضمانت پہ ہم نے ملک سے باہر جاتے ہوئے دیکھیں, بٹ آئی ہوپ اٹ کنکلوڈز ویل. اس وقت میسا پروگرام میں جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل صاحب موجود ہیں, چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر. ان سے بات کریں گے. کل آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ ہے اور اس حوالے سے پولنگ ہوگی. پہلے یہ طے تھا کہ اس مرحلے میں اس سارے الیکٹورل پروسیس کو کنکلوڈ کیا جائے گا, لیکن چونکہ ابھی تک راولہ کوٹ اور دیگر مقامات پہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, اس لیے کل صرف باغ اور حویلی میں 4 حلقوں میں انتخابات ہوں گے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ جوائن کریں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کا اسکیجول بہت مصروف ہے اور آپ گراؤنڈ پہ ساری چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. آئی ایم ہیپی دیٹ یو جوائن ان دا شو. مجھے بتائیں کہ کل راولہ کوٹ اور دیگر اضلاع میں جو پولنگ ہوگی اور جو جن جگہوں پہ ملتوی ہوئی ہے فار ایگزامپل, وہ کب تک ہوگی؟ یہ کل تو صرف ڈسٹرکٹ باغ اور ڈسٹرکٹ حویلی میں پولنگ ہوگی, اور یہاں 4 نشستیں ہیں ان پر پولنگ ہو رہی ہے, اور ڈسٹرکٹ راولہ کوٹ اور سکوٹ اور سدوتی کی پولنگ سروداست ہم نے ملتوی کر دی ہے, اور اس کا کوئی یہ پولنگ جب ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی اس کا فیصلہ کریں گے وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھ کر. اور جسٹس صاحب جو پیپلز پارٹی کی شکایات ہیں ان کا ابھی تک آپ نے ازالہ کیسے کیا, آپ نے کیسے ایڈریس کیا؟ تیسرا آ چکا ہے, پہلی ہی 15 شکایات ان کی ایڈریس نہیں ہوئیں. قاہرہ صاحب بار بار یہ کہتے رہے, ہم نے بتاتے رہے, لیکن آپ نے بار بار آ کے ٹی وی پہ کہا کہ سارا پروسیس شفاف ہے. اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ یہ تو ساری دنیا کہتی ہے نا کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوئے. شکایات بھی ہوتی ہیں, وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ شکایت ہے جو الیکشن والے دن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی باقاعدہ درخواست کا پروسیس ہوتا ہے. جو درخواست ہمارے پاس آئی ہے, مثلا کسی جگہ اگر پولنگ رک گئی ہے تو ہم نے اس کو ریزیوم کروایا ہے. لا اینڈ آرڈر انفورسنگ ایجنسیز جو ہے یا کوئک رسپانس فورس ہماری ہے, وہاں پہنچ کر اس نے الیکشن کو ریزیوم کروایا. اسی طرح جب میرپور ڈویژن میں الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں پتہ چلا کہ پولنگ اسٹیشن پر کا باغ سے اٹھا لیا گیا, تو وہاں وہ کیس رجسٹرڈ ہوا. کینڈیڈیٹ جس نے اس میں معاونت کی تھی اس کو اریسٹ کر لیا گیا. اسی طرح کوٹلی میں کوئی واٹس ایپ کے ذریعے اپلیکیشنیں آئی ہیں جن پر کارروائی عموماً ممکن نہیں ہوتی, لیکن ہم نے پھر بھی وہاں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا, ایس پی تھا, آرمی کے افسران موقع پر گئے, جا کر دیکھا کہ پولنگ سموتھلی ہو رہی ہے. تو اس طرح کی پھر شکایات پر محض الزام کی بنیاد پر تو کارروائی نہیں ہو سکتی. البتہ گیزٹ نوٹیفکیشن ان جگہوں کا ہو گیا ہے. اگر کسی کو کوئی رنجش ہے یا کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو ٹریبیونل قائم ہے, وہ اس میں جا کر باقاعدہ درخواست دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جسٹس صاحب آپ سے پہلے صلاح الدین صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, جس دن ان پہ حملہ ہوا تھا اس دن بھی وہ ہمارے پروگرام میں تھے. اس وقت انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ نون لیگ نے ان پہ اٹیک کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہوگا کہ میں ان کے خلاف عدالت میں جاؤں, یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا. آپ اتنی اہم پوزیشن پہ ہیں, آپ کے لیے کتنا تشویشناک ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ خود ہی شور نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پہ ہونے والے حملے جس پہ انہیں کوئی ڈاؤٹ ہے اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے, اور یہ آپ کے لیے بطور الیکشن کمشنر کتنا چیلنجنگ ہو جاتا ہے ریئل ٹائم میں ایسے واقعات کو ایڈریس کرنا؟ دین صاحب کوٹلی میں گئے ہیں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, ہمارے پاس ان کے زخمی ہونے یا کیس رجسٹرڈ ہونے کی کوئی اطلاع نہیں. ان کو چاہیے تھا کہ مقامی انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر اگر جانا بھی چاہتے تھے تو وہ جاتے. وہ آزاد کشمیر کے کسی حصے سے ان کا تعلق نہیں ہے, وہ صرف پارٹی کی سپورٹ کے لیے گئے تھے. تو اس کا طریقہ کار ہے, انتظامیہ کو اعتماد میں لیتے ہیں اس کے باوجود. لیکن ہمارے پاس ہمارے ریکارڈ کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی کوئی درخواست نہیں ہے, اور نہ کسی طرح سے یہ ہمیں موصول ہوا ہے کہ ان کے زخمی ہونے یا ان پر حملہ ہونے کے بارے میں کوئی کیس رجسٹرڈ ہوا. تو میں ٹی وی پر بیان دینے سے تو کارروائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک, لیکن جو ٹی وی پہ رپورٹس چلتی ہیں جسٹس صاحب, اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے؟ رپورٹس پر نہیں ہوتی کارروائی. کارروائی ہوتی ہے باقاعدہ درخواست دینے سے, طریقہ کار ہے, اور اس پر اس کے ثبوت کے ساتھ درخواست دینے سے, پھر اس کے ساتھ شناختی کارڈ لگتا ہے, بیان عرضی لگتا ہے, اس کے بعد کارروائی انیشیٹ کرتے ہیں. جی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو گولی لگی ہے اور وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جائے, اس کو بھی آپ سنجیدگی سے نہیں لیں گے, اس کا بھی ثبوت چاہیے؟ یہ آپ دیکھیں نا, سنجیدگی سے ویسے اگر ہمیں کوئی مثلا کوئی میڈیا والا دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی حملہ ہو رہا ہے,
ये देखें स्टाफ हो गई है और लोगों को उठा के बाहर फेंका जाए, इस किस्म की वीडियो जब नजर आती है तो हम उसका नोटिस तो लेते हैं, लेकिन ये है कि जो कार्रवाई होती है जिसको आप कहते हैं फौरी कार्रवाई, यहाँ कोई इलेक्शन की बाकायदा पिटीशन तो वो तो तहत कानून ही हो सकती है ना। तो आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अभी तक जितनी बातें की हैं मीडिया के ऊपर वो सिर्फ सियासी हद तक हैं, उनमें कोई क्रक्स नहीं है, और आप उनको मैं सिर्फ कमीशन की हद तक ये बात कहता हूँ कि कमीशन के बारे में जो उन्होंने बातें की हैं वो इल्जाम बराए इल्जाम है, उसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आपके मुताबिक उनका क्या फायदा होता होगा आप पे इल्जाम लगा के? इल्जाम लगा कि अपनी जो भी बंदा मसलन इलेक्शन में रह जाता है उसके अपने जज्बात होते हैं, उनका इजहार करता रहता है। हमें से बतौर अदारा कोई खौफ नहीं है कि हमने कानून के मुताबिक काम किया और कर रहे हैं। जस्टिस साहब, ये तो मैं आपको दाद दूंगी क्योंकि मैं 2013 से इलेक्शन को प्रैक्टिकली खुद हम कवर करते आए हैं, उससे पहले हमने किताबों में देखा है। आप कम से कम टीवी पे आके बात तो कर रहे हैं, ये मैं आपको दाद देती हूँ, आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। ये एक अच्छी एग्जाम्पल आपने सेट किया, आप पे लोग तनकीद कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप गायब मत होइएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टम, क्योंकि इससे पहले किसी को मैंने इतना कॉन्फिडेंस से आके बात करते हुए नहीं देखा। आप उन इल्जामात का जवाब दे रहे हैं जो आपके ऊपर हैं। जस्टिस साहब, पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा है कि जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ने ये भी इल्जाम लगाया कि 90% से ज्यादा वोट कास्ट हुए कुछ पोलिंग स्टेशंस में। आप आपसे ये गुजारिश करूँ कि ये जब वो कहते हैं 90% हुए तो पहले उनको ये बताना है कि फलां हल्के में कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए, फिर उनको पोलिंग स्टेशन मेंशन करने हैं। तो उनका कमीशन बैठा हुआ था दोनों जमातों का, पता चला कि कुछ लोगों ने पोलिंग जहाँ इनको मौका मिला उन्होंने भी पोलिंग करवाई, जहाँ उन्होंने मिला उन्होंने भी करवाई। अब मेरी स्टेटमेंट जो है ये मुनासिब नहीं होती, इसलिए कि ये मामला अदालत में जाना है, अदालत में जाकर इसकी छानबीन होनी है, उसके बाद जाकर रस्मी फैसला होगा। ठीक है जस्टिस साहब, ये बताइएगा, चूंकि मुझे पहली दफा आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और आप सिटिंग हैं, जब कोई सियासी जमात जैसे नून लीग ने इलेक्ट्रिक बसेस का ऐलान किया ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, ये इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, आप इसके लिए क्या करते हैं? जी मैं आपसे ये खिलाफ वर्जी है, जब कोई पार्टी जलसा करती है तो हमसे ये पूछ के नहीं जाती कि हमने क्या ऐलान करना है, इखलाकन हम कोड ऑफ कंडक्ट जारी करते हैं और लीडरान या कौमी नुमाइंदगान जो होते हैं, जो नेशनल लेवल के लोग होते हैं, उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो कोई ऐसी खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। जब बसें पहुंची तो हमने उनको जब्त कर लिया, वो इस वक्त भी खड़ी हैं, हमारी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके पास खड़ी है। वो जब इलेक्शन होगा, जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो उसके बाद उनका फैसला होगा। लेकिन कि फैसला क्या ये भी हो सकता है कि आवाम को ना दिया जाए? जी, क्या फैसला ये भी हो सकता है कि आवाम को ना दी जाए वो बसेस? ये तो वो मुतलका हुकूमत करेगी, उसके पावर में बात आई। तो सर हुकूमत तो नून लीग की बन रही है, वो क्यों चाहेंगे उनकी बसेस ना पहुंचे? तो सर आप इस हवाले से कोई इकदाम करें ना कि आइंदा ऐसा ना हो। जी हम तो कर रहे हैं, हमने कोशिश की है, मसलन हवेली में जलसा हो रहा था, बाद में हो रहा था, हमने उनको कबल वक्त बताया कि अगर कोई ऐलान हुआ हम जब्त कर लेंगे, नहीं हुआ। तो क्या इसकी सजा का तरीका कार क्या होता है? क्या ये हो सकता है कि जजेस सियासी मुखालिफिन के हल्के में भेज दें वो बसेस, क्योंकि अगर बसेस आपने कुछ अरसा ठहर के भी एजेके में दे दी तो उनका तो फायदा होगा। ये जो आप फरमा रही हैं ना, इट रिलेट्स टू द पॉलिसी डिसीजन, ये तो वो जिनके उसमें हम ज्यादा इनको जब्त कर सकते थे वो कर लिया हमने, हमारे ख्याल में यही। आपके मुताबिक टर्न आउट इतना कम क्यों रहा है और जैक वाले फैक्टर ने इसको कितना इन्फ्लुएंस किया है जस्टिस? नहीं, मेरा ख्याल है लोग बहुत बाहर निकले हैं, लोगों ने बहुत अच्छा, मुजफ्फराबाद डिवीजन में तो तकरीबन अबव 53 टर्न आउट रहा है, मीरपुर की एक सिटी में 33% रहा है। लेकिन ये कहना कि ये जैक की वजह से हुआ, ये ऐसी बात नहीं है। लोग निकले हैं, उन्होंने वोट दिए, और बहुत जगह मौजूदा हालात में जो आजाद कश्मीर के हालात थे उनमें तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टर्न आउट हुआ। और क्या आप इस बात की भी इसको भी चेक करें कि कुछ जगहों पे जो पोलिंग का अमला लेट क्यों पहुंचा या मवाद लेट क्यों पहुंचा, क्योंकि एक दिन पहले पहुंच जाना चाहिए था, इसको भी चेक करें आप? ये इस बार हम इंक्वायरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जब वो इलेक्शन खत्म होगी तो लोगों के सामने आएगी बात। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर, कल तीसरा मरहला है, होपफुली ऐसे वाक़यात रिपोर्ट ना हो,
लेकिन जो पिछले 2 मराहिल में हो चुका है बहुत ज़रूरी था कि वो मीडिया से बात करते। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।